नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, हमारे घर में जो बेटी होती है हम उसको बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं और जब शादी का वक्त आता है तो हम उसको बहुत सारी शिक्षाएं देके ससुराल भेजते हैं कि ससुराल में ये करना, वो मत करना, ऐसा रख, ऐसे रहना, वैसे रहना, बहुत कुछ कह के हम ससुराल भेज देते हैं उसको। लेकिन इन सब के साथ साथ भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो उसको सिखानी चाहिए, और वो क्या है वो इस कहानी में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेटा, इस हालत में तुम इतना काम करती हो, क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? तुम शारीरिक रूप से भी बहुत कमज़ोर लग रही हो। तुम जानती हो तुम्हारी इस हालत से होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। बेटा, अपने खाने पीने का ध्यान तो तुम्हें खुद ही रखना चाहिए। जब तुम खुद ही कमज़ोर रहोगी तो होने वाले बच्चा तो कमज़ोर ही होगा ना। इस बच्चे का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। उषा के पापा ने अपनी बेटी की दयनीय स्थिति को देखते हुए कहा, जो आज दिन में उषा की दूसरी बार बेहोश हो जाने के कारण उषा के ससुराल वालों के बुलाने पर आए थे। 7 माह की प्रेग्नेंट हो तुम बेटा, फिर भी इतना काम, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखा है तुमने? इतने परेशान होकर तुम सारे काम निपटा रही हो। आकाश जी ने अचरज कर बोला, पापा, अपने घर का काम करने में कोई नौकरानी नहीं हो जाता। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखूं। प्रेगनेंसी की वजह से वैसे भी जेठानी जी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब बच्चा होने में तो 9 महीने लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि मैं 9 महीने तक आराम करूं। उषा ने अपने बिखरे बालों को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया। छोटी बहू का मतलब यह नहीं कि शाम के 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों का ध्यान न रखो, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान न रखो। मुझे कोई और आकाश जी की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। शायद एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों को सजल होने की इजाजत नहीं दी थी। तभी उषा की सास आ गई। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? उषा बहू, तू थोड़ा काम भी कर लिया कर। तुम्हारी इस लापरवाही का खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा चलते फिरते रहा करो, पर तुम हो कि थोड़ी सी देर में ही बैठ जाती हो। पता है समधी जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी जेठानी उठाती हैं। अब आप समझाओ इसे कि अब इतना लापरवाह ना बने। उषा की सास ने नाराजगी जाहिर की और वहां से चली गई। आकाश जी अपनी मंझली बेटी उषा के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले उषा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। उषा की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था, इसलिए आकाश जी ने उषा का विवाह कुछ सोच समझकर और जांच परख कर किया था। उषा के ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। विवाह के बाद आकाश जी भी उषा की तरफ से निश्चित और उसकी खुशी के प्रति आश्वस्त हो गए थे। कुछ दिन बाद अपनी तीसरी बेटी की वर की तलाश में जुट गए। उषा ने भी कभी फोन पर या कभी मिलने पर अपने ससुराल की किसी भी समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों में एक बार सिर्फ मायके आई, पर अपनी हालत छुपा कर रखा। मायके के लोगों को उसकी चुप्पी में उसकी संपन्नता नजर आई। आज आकाश जी तीसरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में उषा के ससुराल के शहर में किसी लड़के से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वह उषा से मिलने उसे बिना बताए उसके ससुराल पहुंच गए। बिल्कुल कमजोर, आंखों के नीचे काले घेरे और बुझा हुआ सा चेहरा, अस्त व्यस्त उषा दीवार के सहारे खड़ी थी और दीवार के सहारे सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। आकाश जी उषा की सासू माँ की बातें सुनकर हतप्रभ थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी की इस हालत पर भी उसकी सास उसको ताने दे रही थी। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को नहीं कहा है क्या? और जब रसोई तुम संभाल रही हो तो किस काम की बात तुम्हारी सासू माँ कर रही है जिसे उन्हें और तुम्हारी जेठानी जी को करना होता है? आकाश जी ने उषा के सिर पर हाथ रखकर बोला, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, क्योंकि शारीरिक कमजोरी के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, और साथ में वजन उठाने और बैठने को तो बिल्कुल ना बोला है। ज़्यादा देर खड़ी रहने पर मेरे पैरों में सूजन आ जाती है, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देती। मेरी जेठानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रही हैं, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ।
ज़्यादा देर खड़े होने से मेरे पेट में भी दर्द बढ़ जाता है। पापा, डॉक्टर ने दूध व फ्रूट लेने को बोला है, पर दूध तो एक टाइम भी मुश्किल से नसीब होता है। पापा, मेरे विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई। नौकरों को हटा दिया गया और कहा गया कि इसके बाप के कौन से नौकर बैठे हैं, इसे कौन सा नौकर की आदत है। मैं छोटी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की कामवाली बनकर आई हूँ। मुझे हर बात पर छोटे परिवार से होने का ताना दिया जाता है। उषा अपने पापा के आगे ज़्यादा देर कठोर न बन पाई। उसका धैर्य टूट गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। बेटी के दर्द से आकाश जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया तो होता बेटा कि तुम्हारी ये हालत है। मैं तो तुम्हारे संपन्नता से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता तो तुम्हारी इस हालत के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफ़सोस है कि हमारा दामाद जी भी तुम्हारी हालत से वाकिफ़ नहीं। पापा, वह जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिज़नेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी का ज़्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना-बनाया उन्हें मिला है, इसलिए वह सबों के हाथों की कठपुतली बने हैं और मेरी भी वही स्थिति बना रखी है। उषा बोली, बेटा, घर का काम करना, सबका ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि खुद बीमार होकर स्वस्थ व्यक्तियों का ख्याल रखना और अपना ख्याल ना रखना तो सही नहीं है ना। इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताया? ये तो घरेलू हिंसा है। आकाश जी ने दुखी होकर कहा, पापा, दीदी के तलाक के बाद आपने उसके टूटे हुए रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने जीजाजी से रिश्ता क्यों तोड़ा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्ते को निभाने का ज्ञान दिया। कभी यह नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त भी आपने यही कहा था कि तुम्हारा घर बसना चाहिए। तेरी दीदी की तरह तू वापस नहीं आना, वरना तेरे पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी के दुखों को अपनी किस्मत मान लिया। उषा ने दबी आवाज में आकाश जी के गले लगकर कहा। आकाश जी ग्लानि और पश्चाताप से पिघल गए। उन्हें अफसोस होने लगा कि काश वह अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वह अपनी बड़ी बेटी के तलाक की वजह अपनी बेटी को नहीं मानते। काश काश उसे सुनते। काश। क्या हुआ समधी जी? आप चाय नहीं पिए क्या? चीनी वीनी डाली है कि नहीं आपकी बेटी ने? आजकल खोई खोई सी रहती है। उषा की सास ने फिर से ताने मारने वाले लहजे में कहा, समदन जी, मेरी बेटी अपने सूजे पैर लेकर काम कर रही है, वह भी इस हालत में। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता? घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब उषा का रिश्ता लाया था तो आपने कहा था कि घर में नौकर चाकर भरे हैं। कहाँ गए सबके सब? आकाश जी चिल्ला पड़े। उनकी आवाज से घर के और सदस्य भी बाहर से आ गए। आकाश जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। आप लड़की के पिता होकर इतनी तेज आवाज में कैसे बोल सकते हैं? ये हमारा घर है, आपका कबाड़ खाना नहीं। उषा की सास बोली। आपकी बहू उसी कबाड़ खाने में वापस जा रही है। मुझे आज उसकी हालत का पता लगा। आप लोगों की मानवता कहाँ चली गई? डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोला है और आप लोग इससे काम करवा रहे हो। आपने ये भी नहीं सोचा कि होने वाला बच्चा तो आपके बेटे का ही खून है। अरे, पोते पोतियों को तो दादा दादी बेटों से भी ज़्यादा चाहते हैं। एक बार भी आपको ये नहीं लगा कि आने वाली हमारी संतान स्वस्थ हो? जब माँ का ये हाल है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही, तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा स्वस्थ कहाँ से होगा? अरे, इतनी दया तो लोग नौकरों पर भी कर देते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनसे काम में कोताही बरत लेते हैं। पर तुम तो खुद उनके माँ बाप सास ससुर होते हुए भी तुमने अपनी बहू बेटों के बारे में, होने वाले बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। कैसे माँ बाप हो तुम? कैसा परिवार है ये? मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाकर आपकी कंप्लेन करता हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह बोलकर आकाश जी ने उषा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कमरे से बाहर दरवाजे से निकल गए। उषा की जेठानी को ठंड में भी पसीना आ रहा था। उसके जेठ जल्दी जल्दी शहर के आईजी को फोन मिला रहे थे। सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जाकर बैठ गई थी और माफी की गुहार कर रही थी। उषा के पिता ने के इस रूप की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार थरथरा रहा था और सोच रहा था, काश उन्होंने उषा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, क्योंकि गलती करने वाले को भी कहाँ पता होता है कि उसका यह कृत्य गलत है। परंतु एहसास तभी होता है
जब कोई उसकी गलती का एहसास उसे करवाता है। दोस्तों, अपनी नाजुक सी बेटियों को गृहस्थी बसाने की शिक्षा के साथ-साथ उसे सही और गलत को समझने की कला भी सिखानी चाहिए। ये कोमल कली कहीं तूफ़ान के थपेड़ों को ही अपना भाग्य न मान ले, बल्कि उन्हें पहले से भी ज़्यादा अपनापन दे, ताकि वह अपने दुःख-दर्द को आपको बेहिचक बताए। बेटियों के ससुराल में ज़रूरत से ज़्यादा दखल-अंदाज़ी सही नहीं, पर ज़रूरत से ज़्यादा उनके ससुराल पर भरोसा भी सही नहीं है। दोस्तों, ये छोटी-सी कहानी थी और ये कहानी देखी जाए तो हर घर की कहानी है, घर-घर की कहानी है। ज़रूर अपनी बेटियों को ये शिक्षा ज़रूर दें कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो, तो अपने माँ-बाप के साथ शेयर ज़रूर करें। उसको अपना भाग्य समझ करके इसी तरीके से बैठ कर के सहन ना करते रहे। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या सुझाव है आपके इसके बारे में? और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।